सोलर ट्यूबवेल को इंस्टॉल करने का तरीका और सोलर ट्यूबवेल को इंस्टॉल करते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या इसके अलावा बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ सकता है, वो तमाम चीज़ें हम आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि इससे पहले हमने सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के तरीके पर वीडियो बनाई थी जिसे लाखों लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा पसंद किया और डिमांड की कि इसी टॉपिक पर आप मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाएं। मैंने कोशिश की कि मैं इसको 2, 4, 5 मिनट में नहीं बल्कि जितने भी मेरे माइंड में मेरे एक्सपीरियंस में सोलर ट्यूबवेल के मुतालिक बातें हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, वो तमाम बातें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि अगर आप एक कस्टमर हैं और आप एक सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तब भी आपको फायदा हो, और अगर आप एक इंस्टॉलर हैं, आपको सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ मालूमात चाहिए, आपको भी मुकम्मल तफसील से मालूमात मिलें, तो इसलिए ये मैंने एक मुकम्मल पैकेज वाली, एक मुकम्मल कोर्स वाली आप समझिए वीडियो मैंने जो बना दी है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सोलर ट्यूबवेल के मुतालिक जितने भी सवाल हैं यकीनन मैं ये दावे से कह सकता हूं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो हम बात करते हैं पहली गलती की कि हम सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करते वक्त हमें पहले किस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करते हुए जो पहली चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा वो है सोलर स्ट्रक्चर, यानी सोलर पैनल को लगाने के लिए जो स्टैंड इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में। यहाँ पे आपको ये बात बताता जाऊं कि सोलर स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर यूज्ड मटेरियल से बनता है, यानी जिसमें हम आम अल्फाज में कहें कि इसमें पुराना लोहा इस्तेमाल होता है, जो सेंटर पाइप यूज हो रहा है वो पुराना यूज हो रहा है, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो पुराना यूज हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो नए मटेरियल के साथ बनता है। तो ये दो बेसिक इसमें डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और भी देखना जरूरी है कि आप उसका गेज और उसका वजन क्या इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसका कोई कल को बहुत बड़ा हादसा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपके प्रोजेक्ट की 70% कॉस्ट जो होती है, आपके प्रोजेक्ट की 70% जो कीमत है वो सोलर पैनल होती है। अब सोलर पैनल इन स्ट्रक्चर के ऊपर आपने हैंग करने होते हैं। आप कितनी ही अच्छी कंपनी का सोलर पैनल ले लें, अगर आप स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अच्छा और वजनी आप यूज करें। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट कर दें। बहुत ज्यादा ओवरवेट करना भी जो है वो ठीक नहीं है। तो सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए यहाँ पे अक्सर मैं ये गलती देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसका स्टैंड लगा हुआ देखा है, हमने उसका लगा हुआ देखा है, हमारे इलाके में काफी स्टैंड लगे हुए हैं, तो हमने वहां पे खुद चीजों को ऑब्जर्व किया और उसके मुताबिक जो है मैं सामान ले आया और मैंने लगा लिया, तो जैसा उसका लगाया वैसा ही हमारा लगा हुआ है। लेकिन जब कभी आंधी आती है, तूफान आती है, तो उस सूरत में उन्हें हादसे का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही रिकमेंड आपको करूंगा कि आप खुद से स्ट्रक्चर कभी डिजाइन ना करें। अच्छी कंपनी को आप कहें या जिससे आप इंस्टॉल करवा रहे हैं प्रोजेक्ट, वो आपको सोलर स्टैंड बना के दे ताकि हादसे का इम्कान कम से कम हो। आपको ये बताता जाऊं कि हम अच्छी क्वालिटी के सोलर स्टैंड भी बनाते हैं। सोलर स्ट्रक्चर का अच्छा सामान खरीदना तो समझदारी है ही सही, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम ये है कि आप उसकी बेस जो है वो मजबूत बनवाएं। बेस बनवाने से मुराद क्या है कि आप जो स्टैंड को लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं उसमें जो सीमेंट बजरी रेत का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो सही हो। अक्सर औकात ये देखने को मिलता है कि लोग अच्छा स्टैंड का सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन जो बेस बनाते हैं उसमें कंजूसी कर जाते हैं। अब मतलब क्या होता है कि वो बेस 1 फुट की 1.5 फुट की बना देते हैं, उससे जब मजबूती नहीं होनी शुरू में तो वो लग जाएगा कुछ नहीं होगा। हमें तो तैयारी करनी है, उस लिए जो तेज आंधियां आती हैं, इधर उधर बिल्डिंग तो होती नहीं है कि जिससे विंड प्रेशर कंट्रोल हो सके। जहां पे ट्यूबवेल लगा है इट्स मीन के खुली जगह है ना, तो उस चीज को मद्देनजर रख के चीज बनानी पड़ती है, जो कि अक्सर लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो आपको बेस जो है वो सही बनानी चाहिए। अब बेस का तरीकाकार क्या होता है कि आप 5 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा इस तरह और 3 फुट चौड़ा इस तरह, यानी 3 मुरब्बा फुट
कुछ कंपनीज तो 3.5 और 4 फुट भी कहती हैं, लेकिन वो बहुत ओवर हो जाता है। 3 फुट 2.5 फुट इनफ है। 5 फुट गहरा और 2.5-3 फुट चौड़ा मुरब्बा फुट में जब आप बना लेते हैं तो उसमें आप सीमेंट बजरी रेत का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो 3-2-1 का मिसाला बनाते हैं, यानी 3 रेत 2 बजरी 1 सीमेंट। इसके साथ साथ जो बेस पाइप अगर आप लगा रहे हैं तो बेस पाइप में आप बैरे वगैरह भी लगाएंगे, यानी आप TR के लगा सकते हैं ताकि ये है कि उसकी ग्रिप मजबूत हो सके। और इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए उसको चारों साइडों से बांध भी सकते हैं या उसमें आप फ्लंच लगा के भी उसको आप मजबूत कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के सेफ्टी के लिए जो टिप्स थी वो भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है मोटर। अब हमारे पास यहाँ पे मोटर में 2 टाइप्स आती हैं। एक मोटर जो न्यू मोटर होती है, दूसरी मोटर जो इंपोर्टेड मोटर होती है या यूज मोटर इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नई मोटरें हैं उसमें जो अच्छे अच्छे ब्रांड काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें सी लाइन कंपनी है गुजरावाला से, इसके साथ साथ BMB पंप है और इसके साथ साथ STI सादिक ट्यूबवेल इंडस्ट्रीज जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल में जो इस्तेमाल होने वाली मोटर्स होती हैं मोनोब्लॉक उसमें। अब इसके साथ साथ हम अगर बात करें इंपोर्टेड मोटरों की तो इंपोर्टेड मोटर में हमारे पास टैको की मोटर आती है, वेग की मोटर आती है, सीमंस आती हैं और बेतहाशा कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बड़ी एक क्लियर बात है कि अगर आप नई मोटर लगाते हैं तो डेफिनेटली उसकी कंडीशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप यूज मोटर लगाते हैं तो उसकी कंडीशन फिजिकली देखने में कुछ खास अच्छी नहीं लगेगी, मुमकिन है कहीं से उसके विंग्स वगैरह टूटे हुए भी हों। लेकिन अगर काम की बात की जाए तो काम ओवरऑल दोनों मोटर जो हैं वो अच्छी इस्तेमाल होती हैं। यानी अगर आप हमसे पूछें तो हम अगर ये कहें कि 50% प्रोजेक्ट पे अगर मैं यूज मोटरें लगाऊं, इंपोर्टेड मोटरें लगाऊं और 50% प्रोजेक्ट पे अगर मैं न्यू मोटरें लगाऊं तो ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है वो हमें एक ही जैसी देखने को मिलती है। दोनों का रिजल्ट हमें एक जैसा देखने को मिलता है, लेकिन कीमत जो है, कीमत में हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है और उसके जो फिजिकली कंडीशन है उसमें भी हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। रिकमेंडेड अगर आप पूछें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू मोटर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इंपोर्टेड मोटर या यूज मोटर ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मोटर में मैं एक चीज आपको बताता जाऊं कि जब भी हम मोटर को इस्तेमाल करते हैं या मोटर की सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की मोटरें सामने आती हैं। पहली मोटर मोनोब्लॉक मोटर, दूसरे नंबर पे सबमर्सिबल मोटर, जिसे हम आम तौर पे मार्केट में जो लोग हैं वो उसको मिसाइल मोटर भी कहते हैं और कुछ लोग उसको चूहा मोटर भी कहते हैं। तो ये जो मोटर है मिसाइल मोटर और मोनोब्लॉक मोटर, इसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपको वाटर लेवल बताया है और आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वहां पे मोनोब्लॉक मोटर लगेगी या सबमर्सिबल लगेगी, और आप अगर एक जगह पे सबमर्सिबल मोटर लगेगी और आप वहां पे मोनोब्लॉक मोटर लगा दें तो आपका सिस्टम कामयाब नहीं होगा। सो सिस्टम डिजाइन करते वक्त आपको इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि मैं मोटर का दुरुस्त इंतखाब करूं। अब इसका सिंपल सा असूल है, वो असूल ये है कि अगर वाटर लेवल 60 फुट तक है तो आप मोनोब्लॉक पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 60 फुट से ज्यादा है तो फिर आप सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सबमर्सिबल पंप 60 फुट से कम पे काम नहीं करता? तो ये चीज मैं आपको बताता जाऊं कि वो चाहे 10 फुट पे आप उसको लगाना चाहें वो 10 फुट पे भी काम करता है। तो अब यहां पे ये सवाल आया कि अगर वो 10 फुट पे भी काम करता है या अगर एक वाटर लेवल जहां पे 15 फुट पे पानी है, 20 फुट पे पानी है, 25 फुट पे पानी है और वहां पे मैं मोनोब्लॉक भी लगा सकता हूं, सबमर्सिबल भी लगा सकता हूं, इन दोनों में से अगर मुझे अच्छी कारकर्दगी लेनी हो तो कौन सी मोटर ज्यादा रिकमेंडेड होगी? तो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपका वाटर लेवल ऊंचा है, कम है,
पानी का डिस्टेंस कम है तो फिर आप मोनोब्लॉक पंप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सबमर्सिबल यूज नहीं करेंगे। अगर आपका वाटर का लेवल 40 फुट है, 50 फुट है, लेकिन अगर आपने कुआं नहीं किया हुआ तो फिर बजाय इसके कि आप कुआं करें, आप फिर सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपको जब मोटर की सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो फिर आपको लाजमी मद्देनजर रखना पड़ता है कि मुझे मोनोब्लॉक पंप लगाना है या सबमर्सिबल पंप लगाना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो VFDs है। VFD या सोलर पंपिंग इन्वर्टर, इसमें हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें JNTech है, लॉरेंस है, INVT है, इन्वेंट है, फ्री ड्राइव है, ऐसे बहुत से और ब्रांड जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको कहूंगा कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत मुख्तलिफ होती है। अब इसमें कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं कि अगर आप एक ब्रांड की VFD खरीद रहे हैं और आप दूसरे ब्रांड की VFD खरीद रहे हैं तो इनकी कीमत में इतना फर्क भी होता है कि आप अगर ये VFD एक खरीदें तो इस ब्रांड की आप 6 VFDs खरीद सकते हैं, यानी आप इस VFD की कीमत दूसरे ब्रांड की 6 VFD से भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि जो महंगी होगी वो आप लाजमी खरीदें, बस आप ये देखें कि आप उस VFD का इंतखाब करें जो आपको वारंटी दे और आफ्टर सेल सर्विस दे। यानी आफ्टर सेल सर्विस से मुराद ये है कि आप ऐसे ब्रांड का इंतखाब करें जिसमें आपको कल कला अगर पैरामीटर सेटिंग का प्रॉब्लम आता है तो आपको वही एक महदूद कंपनी या कोई एक शख्स या चंद लोग आपकी हेल्प ना कर सकें, बल्कि मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में बता सकें। और सेकंड नंबर पे वो वारंटी के साथ होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की गारंटी लाजमी होनी चाहिए। जो 3 माह 6 माह की वारंटी है इसको हम किसी हिसाब में नहीं काउंट करते, कम से कम 1 साल की VFD की गारंटी लाजमी होनी चाहिए। और आपने इस चीज को लाजमी इंश्योर करना है कि जो बंदा आपको VFD दे रहा है क्या उसके पास रिपेयरिंग लैब है, क्या वो आपको कल कला रिपेयरिंग की सर्विस दे सकता है। तो आपको ये बताता जाऊं कि हमारे पास जो है वो VFD की रिपेयरिंग लैब भी मौजूद है और आप किसी भी ब्रांड की अच्छी VFD अगर खरीदना चाहते हैं तो आप तब भी हमसे खरीद सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं मेन प्रोडक्ट जो हमारे सोलर ट्यूबवेल में इस्तेमाल होती है, वो होती है सोलर पैनल। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो गलती भी कर लेते हैं और मार भी खा जाते हैं इस वजह से कि वो नाम को फोकस करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो अच्छे सोलर पैनल हैं, जो Tier 1 सोलर पैनल हैं, उसमें जिनको है, ट्रीना है, लॉन्जी है, इन्वरेक्स है, कैनेडियन है, JA है, और भी ZN शाइन है, आस्ट्रो एनर्जी है, यूनिक सोलर पैनल है, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और वो ब्रांड जो Tier 1 ब्रांड हों, Tier 1 सोलर पैनल हो तो वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं कहता हूं कि जिनको का सोलर पैनल अच्छा है आप जिनको खरीद लें, कैनेडियन अच्छा है, उसके बाद लॉन्जी अच्छा है, अच्छा इसमें इन्वरेक्स और यूनिक में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि उसकी कॉपी बनती नहीं है। इसके अलावा जितने भी ब्रांड है, कैनेडियन, जिनको, ट्रीना, यहाँ पे मार्केट में हमें अक्सर लोग जो है वो कॉपी सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, स्टिकर लगाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स का नाम यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको काफी कीमत भी कम नजर आ रही होती है। देखें एक सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर एक सोलर पैनल एक ब्रांड का 40 रुपए का है और वही सोलर पैनल आपको मार्केट से 30 रुपए में या 32 रुपए में मिले तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि बेचने वाला मुझे क्या बेच रहा है और मैं जो खरीद रहा हूं वो क्या चीज खरीद रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉड करने वाला भूखा नहीं रह सकता। तो इसीलिए लालच ना करें। आपके सोलर ट्यूबवेल के प्रोजेक्ट में जो सबसे मेन आइटम है जिसने सारी जनरेशन करनी है वो सोलर पैनल है। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी कंपनी के सोलर पैनल का इंतखाब करें तो करें, लेकिन बाएतमाद शख्स से लें और उससे उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लें। अगर तो वारंटी कार्ड है, वैसे तो जितने भी Tier 1 है उनके वारंटी कार्ड नहीं आते, डॉक्यूमेंट्स उसके सारे आते हैं, ओरिजिनल होने के सबूत के डॉक्यूमेंट्स जरूर आते हैं लेकिन वारंटी कार्ड नहीं आते। वारंटी कार्ड हमें पाकिस्तान में जो ब्रांड हमें दे रहे हैं उसमें यूनिक सोलर पैनल
हैं और इसके साथ साथ इनवेरेक्स सोलर पैनल हैं, ये हमें वारंटी कार्ड भी साथ देते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश क्या होती है? मेरी कोशिश ये होती है कि टियर 1 सोलर पैनल तो लगाए जाएं, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर वहम कर रहा हो, बहुत ज्यादा थोड़ा सा शक कर रहा हो कि नहीं ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम उसमें इनवेरेक्स का या ज़्यूनिक का सोलर पैनल लगाते हैं ताकि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एक दुकानदार अपनी टेंशन बिल्कुल खत्म कर लेता है जब वो इनवेरेक्स या ज़्यूनिक का सोलर पैनल लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके वारंटी कार्ड साथ हैं, कंपनी के सर्विस सेंटर मौजूद हैं। कल को अगर सोलर पैनल में कोई प्रॉब्लम आता है तो वारंटी कार्ड होगा, वो कस्टमर जो है डायरेक्ट उससे जो सर्विस सेंटर से जाके क्लेम करवा सकता है। जो टियर 1 सोलर पैनल है उसमें भी डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका भी क्लेम होता है, लेकिन उनके वारंटी कार्ड नहीं होते, उनके साथ फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट होती है, उससे आप सारा कुछ मैच करके भी वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। लेकिन इन जो ब्रांड हमारे पास यहाँ पे लोकल देखने को मिल रहे हैं, लोकल से मुराद जो यहाँ पे मकामी तौर पे हमें आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, जिनके सर्विस सेंटर हैं, तो उसमें जरा आपको क्लेम आसान हो जाता है। लेकिन जो आपके टियर 1 ब्रांड है, डेफिनेटली नो डाउट क्वालिटी में वो मुमकिन है इनसे भी ज्यादा अच्छे हों। अब ये जो ब्रांड्स हैं जिसमें इनवेरेक्स है, ज़्यूनिक है, तो ये भी बैकएंड पे किसी टियर 1 ब्रांड से ही बना रहे हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे अपने लोकल वारंटी देनी है, लोकल वारंटी से मुराद ये होता है कि वारंटी कार्ड इन्होंने अपना देना है और अपने सर्विस सेंटर से इन्होंने क्लेम करना है, तो इसलिए ये अपने नाम से यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो सोलर पैनल में आप जो है वो मिले जुले नामों को बिल्कुल भी आप देखते हुए कम कीमत के लालच में ना आए। बहुत ज्यादा भी आप करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में 50,000 1 लाख रुपए का फर्क हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सो अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल यूज करें ताकि आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद प्रॉब्लम कम से कम देखने को मिले। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है केबल का। तो केबल को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले नंबर पे जो केबल है वो डीसी केबल है, यानी सोलर सिस्टम से इन्वर्टर तक जो केबल हम यूज करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो केबल हमें देखने को मिलती है वो एसी केबल यानी 3 कोर केबल उसे हम कहते हैं, जो वीएफडी से मोटर तक हम यूज करते हैं। तो यहां पे ये चीज मैं आपको बताता जाऊं कि जो सोलर वाली केबल आप यूज करते हैं वो आप फ्लेक्सिबल केबल यूज करते हैं, यानी उसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं वो बारीक रेशे वाले कंडक्टर आप यूज करते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। अब उसके मटेरियल की बात की जाए तो उसमें हमें कॉपर मटेरियल देखने को मिलता है, उसके साथ साथ कॉपर मटेरियल की एक अपग्रेड किस्म है जिसे हम टिन कोटेड कहते हैं। टिन कोटेड यानी कॉपर के ऊपर टिन मटेरियल की कोटेड हुई होती है। तो आप अगर टिन कोटेड केबल यूज करते हैं जो कि देखने में तो व्हाइट कलर की सिल्वर की तरह लगती है, लेकिन जब आप उसको रगड़ते हैं किसी चीज से या आप उससे टिन मटेरियल उतारने की कोशिश करते हैं तो नीचे से आपको वो कॉपर ही दिखाई देगी। तो आप जो केबल यूज करें उसमें आप टिन कोटेड मटेरियल की केबल आप यूज करें डीसी में, तो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता जाऊं कि आपको सिर्फ केबल के मटेरियल को मद्देनजर नहीं रखना, बल्कि सोलर पैनल के टोटल एम्पेयर को मद्देनजर रखते हुए आपने ये भी देखना है कि यहां पे कितने एमएम की केबल लगेगी, क्योंकि दुरुस्त एमएम की केबल का इस्तेमाल ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। आपके सोलर पैनल कितनी ही अच्छी क्वालिटी के हों, अगर आप केबल अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उससे आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलती। जब भी हमारे पास कस्टमर प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे होते हैं तो वो किसी भी चीज में नहीं बात करते, रियायत नहीं करवाते, केबल में आके वो कहते हैं आपकी केबल महंगी है, आप जो केबल लगा रहे हैं उस इतनी महंगी केबल या इतनी हैवी केबल लगाने की क्या जरूरत है। तो जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं या वो जब दूसरे प्रोजेक्ट देखते हैं तो फिर उनको अंदाजा होता है कि वाकई सोलर के जितने मर्जी अच्छे लगा लूं, अगर मैंने उसका रास्ता ही सही नहीं दिया, केबल ही सही नहीं है, तो फिर उस अच्छे सोलर पैनल लगाने का फायदा नहीं है। सो केबल में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
डीसी केबल हो या एसी केबल हो, उस केबल की इंसुलेशन सोलर ट्यूबवेल में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़नी होती है, डायरेक्ट धूप इस पे आती है, और इसके साथ साथ इस पे अगर कोई चल रहा है तो इस तरह ये सारी चीजें इसको जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि यहाँ पे दो तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड करते हैं तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है, आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम इस केबल को अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। अंडरग्राउंड आप कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड अगर पाइप में पानी चला जाता है तो वो उस पॉइंट को या उस जोड़ को नहीं, पूरी केबल को खराब करेगा और सिस्टम में स्पार्किंग का भी सबब बन सकता है। मेरे कहने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि अंडरग्राउंड केबल करना बिल्कुल भी ना करें, आप करें, लेकिन उसका सही तरीकाकार ये नहीं है कि आप पाइप लें और पाइप में केबलें घुसेड़ दें और आप केबलें खींच के कहें कि मैं ये सुराख करके केबल इसमें बिछा रहा हूं तो ये अंडरग्राउंड होगी। ये नाकाम सिस्टम है। सही और कामयाब ये है कि क्लाइंट जो है वो गड्ढा बनवाए, नाली जैसे होती है, मिनिमम उसमें 6 इंच 8 इंच चौड़ी और इस तरह ऊपर टाइलर रखे, उसके ऊपर नाली में से केबल गुजरे, तो फिर प्रॉपर आपका सिस्टम बने, तो फिर केबल आपकी महफूज है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो फिर आपको अंडरग्राउंड करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको ओपन ही रखें तो वो आपको वो ठीक है। अगर आप अंडरग्राउंड करते हैं तो अंडरग्राउंड में ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है कि आप अक्सर जो है कोई भी ट्रैक्टर से हल वगैरह वहां से गुजार देता है, उसको अंदाजा ही नहीं होता कि कहां पे केबल है और कहां पे नहीं है, या अक्सर औकात कई वगैरह लगाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। अंडरग्राउंड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सिविल वर्क करवा के उसमें से गुजार रहे हैं तो फिर आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं। याद रहे ये जो सिविल वर्क है, ये जो प्रॉपर ईंटें टाइलें ये नाली वगैरह बनाना, ये कस्टमर के एंड पे होता है। ये सोलर इंस्टॉल करने वाली कंपनी ये काम नहीं करती, क्योंकि ये मिस्त्री मजदूरों वाला काम है तो वो कंपनी ये काम खुद नहीं करेगी। इसके साथ साथ अभी आपको ये मैं बता दूं कि केबल की इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपके कितने एम्पेयर गुजर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने एमएम का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, आपके कितने वोल्ट गुजर रहे हैं, यह डिपेंड करता है कि आपकी इंसुलेशन कितनी मजबूत है। तो ये आपकी, हमें पता है कि सोलर ट्यूबवेल में तो हमें बहुत हैवी वोल्टेज देखने को मिलते हैं। हमारे आम डोमेस्टिक इन्वर्टर की अगर हम बात करें 3 किलोवाट 4 किलोवाट 6 किलोवाट 8 किलोवाट, तो हमें उसकी जो रेंज मिलती है पीवी की वो 400 वोल्ट 450 वोल्ट 500 वोल्ट मिलती है, जबकि ट्यूबवेल की तो रेंज ही 500 450 वोल्ट से शुरू होती है। तो इसलिए हमें पता है कि हम 800 850 900 वोल्ट तक भी ट्यूबवेल में जा रहे होते हैं। तो हमें ऐसी केबल का इंतखाब करना चाहिए जिसकी अच्छी मजबूत इंसुलेशन हो। हम जो केबल यूज करते हैं उसमें कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन नहीं, कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन, उस इंसुलेशन के ऊपर दूसरी इंसुलेशन, उसके ऊपर तीसरी इंसुलेशन, तो 3 इंसुलेशन से वो मजबूत होता है। अगर हम उसको ये कहें कि ये हीट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ है तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट अगर सिविल वर्क पे पैसे नहीं लगा रहा तो मैं कम से कम केबल तो ऐसी लगाऊं ना जो पानी, धूप, गर्मी ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सके। तो उसके लिए आपकी इंसुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। इसके बाद आपकी आती है एसी केबल। तो एसी केबल में डेफिनेटली आपको ये देखना है कि अगर डिस्टेंस वीएफडी से मोटर तक जो है वो कम है तो फिर आप कॉपर की केबल लगाएं। देखें इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि कॉपर और सिल्वर का मुकाबला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है, यहाँ पे अक्सर लोगों का ये सवाल भी होता है जिसका मैं जवाब दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमें ये बताएं कि अगर मैं पैनल लगवाता हूं अपने डेरे के पास, अपने घर के पास, मोटर मेरी है 500 फुट दूर, तो क्या ये कामयाब सिस्टम होगा? तो इसका जवाब है यस। एक बंदा कहता है मेरी 1000 फुट दूर है, 1500 फुट दूर है, 2000 फुट दूर है, क्या मैं केबल लगाऊं तो कामयाब होगा? तो इसका जवाब है यस। 2500 फुट, हालांकि 3000 फुट तक भी हमने केबल जो है वो लगाई है। क्यों लगाई है? कि कस्टमर के जो सोलर पैनल, जो मूविंग स्टैंड है, वो उसके डेरे के पास, उसके घर के पास लगा दिए, वहां से केबल लेके मोटर जो उसकी लगी हुई है 3000 फुट 2500 फुट तक, वहां तक हमने लगाई। 1% भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। वजह
ये थी कि आपको पता है कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप केबल का गेज फिर थोड़ा सा आप कर दें ताकि लॉसेस कम से कम मिले। लॉसेस तो मिलेंगे, ये नहीं है कि लॉसेस आपको नहीं मिलेंगे, लॉसेस मिलेंगे, लेकिन केबल का गेज अगर आप बेहतरीन करेंगे तो उसमें आपको मिनिमम लॉसेस देखने को मिलेंगे। यहां पे ये चीज बता दूं कि अगर डिस्टेंस आपका ज्यादा है, देखिए 3000 फुट पे कॉपर की तार लगाएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर की केबल भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 50 फुट 60 फुट 100 फुट इतना है तो फिर आप कॉपर की तार भी यूज कर सकते हैं। आप 3000 फुट पे भी कॉपर लगा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, लेकिन नहीं तो कोई नहीं, सिल्वर लगाने में भी बुराई नहीं है। तो ये तो था केबल की सिलेक्शन। इसके बाद जो मैं पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं वो है प्रोटेक्शन डिवाइसेस। आपका पूरा सिस्टम अच्छा लगा है, अब बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए डीपी बॉक्स एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। यहां पे मैं एक चीज आपको बताता जाऊं कि प्रोटेक्शन से मुराद दो तरह की प्रोटेक्शन है। पहली प्रोटेक्शन, सिस्टम में चोरी होने का खदशा ना हो, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। दूसरी प्रोटेक्शन के टेक्निकली हमें कोई भी किस्म का जो है वो हादसे का सामना ना करना पड़े, ये है दूसरी प्रोटेक्शन। तो अब इसमें क्या मैं आपको बता रहा हूं, पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं कि चोरी होने से हम इसको कैसे बचाएं। जब भी आप सोलर स्ट्रक्चर लगाते हैं तो डेफिनेटली आप नट काबलों का यूज करते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उस नट काबले के साथ साथ एक यू कलम पत्ती का बना के उसमें वेल्ड कर सकते हैं, यानी सोलर पैनल और उस जो आपका स्टैंड लगा हुआ है उसमें एक पत्ती डाल के उसको आप मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नया ट्रिक भी है, वो ये है जो नट काबले यूज कर रहे हैं वो आप एल्की वाले यूज करें, क्योंकि एल्की नॉर्मली लोगों के पास इजी अवेलेबल नहीं होती, तो आप एल्की वाले यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वर्टर जो है वो अक्सर हमें पता है, देखने को मिलता है कि लोग जो है वो सुबह आते हैं, इन्वर्टर ला के रखते हैं, चला लेते हैं, शाम को जाते हैं उठा के ले जाते हैं, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल तरीक़ेकार है। और यही वजह है कि उनका 6 महीने बाद, साल बाद, 3 महीने बाद इन्वर्टर वो उठा के कभी सर्विस सेंटर जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे पास तो चूंकि सर्विस सेंटर है ना, तो हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा कंप्लेंट, जितना मर्जी अच्छा इन्वर्टर लगा लें, जितना मर्जी गारंटी का कंपनी का लगा लें, जब आपने उसको रखना ही डायरेक्ट धूप में है, डायरेक्ट पानी में है, डायरेक्ट गट्टे मिट्टी में है, तो उसने क्या करना है, उसने खराब ही होना है। तो फिर वो कहते हैं कंपनी अच्छी नहीं है या ये चीजें अच्छी नहीं है। तो होता क्या है कि आप वहां पे एक कमरा बना लें, छोटा सा ही कमरा बना ले, 4 बाई 4 फुट का आप कमरा बना ले, जैसे एक छोटा वॉशरूम टाइप होता है उस साइज का आप एक कमरा बना ले, प्रॉपर कमरा बना ले, उसमें आप इन्वर्टर लगा दें, उसको आप लॉक लगा दें। अगर आप कहेंगे कि लाख तोड़ के कोई ले जाएगा तो फिर तो इस तरह सोलर पैनल के स्टैंड भी गिरा के कोई ले जाएगा और मोटर भी उतार के कोई ले जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से जो प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं आप वो कर लें। तो अब दूसरी प्रोटेक्शन जो हमारे पास है, सिस्टम की प्रोटेक्शन। सिस्टम की प्रोटेक्शन से मुराद क्या है? सिस्टम की प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि आप एसी ब्रेकर लगाएं मोटर के लिए, VFD के UVW के आउट पॉइंट पे, इनपुट पे आप लगाएं DC ब्रेकर। अगर आप उसको इनपुट सोलर की दे रहे हैं, अगर आप उसको इनपुट वापडा की दे रहे हैं तो आप उसमें भी एसी ब्रेकर लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर क्लाइंट चाहे तो आप उसमें अर्थिंग भी कर सकते हैं और लाइटिंग एस्टर भी लगाते हैं। देखिए, आपको जो वेंडर, जो कंपनी वाला आपको बिल दे रहा है, अगर तो वो उसके अंदर लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग का जिक्र कर रहा है तो डेफिनेटली उसका राइट बनता है कि वो उसको लगाए। लेकिन अगर वो जिक्र नहीं कर रहा, उसमें वो बिल में चीजें ऐड नहीं कर रहा, आप समझते हैं कि आपके लिए जरूरी है, तो आप उसको कहें वो उसका बिल ऐड करे और वो फिर वो लगा सकता है। यानी अगर वो बिल में ये चीजें ऐड नहीं कर रहा तो आपका राइट नहीं बनता उससे पूछने का कि इसमें अर्थिंग क्यों नहीं हुई या इसमें लाइटिंग अरेस्टर क्यों नहीं लगा। अर्थिंग का क्या काम होता है? अक्सर औकात यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अक्सर औकात से मुराद यानी 100 में से 1 से 2 जगह पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं जी मोटर में हमें करंट महसूस हो रहा है, पानी में करंट महसूस हो रहा है, तो सिंपल सा हल है, अर्थिंग करवा लें। उसके बाद जो है आसमानी बिजली से बचाव के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगा लें। अगर आप एसी वापडा भी दे रहे हैं तो आप SPDs भी लगा लें। ये वो चीजें हैं जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। ये नहीं है कि इनके बगैर सिस्टम नहीं चलेगा, चलेगा, बेहतरीन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये हिफाजत के लिए लगाना चाहते हैं तो ये लगाएं। लेकिन लाजमी क्या चीज है? सोलर का ब्रेकर लाजमी, मोटर का ब्रेकर
लाजमी। उसके अलावा VFD के कीपैड की हिफाजत के लिए आपको अलग से कंट्रोल स्विच लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम ऑन ऑफ स्विच की बजाय हम एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं कि किसान आए अपनी मर्जी से मोटर चला जाए, किसान जिस टाइम चाबी लाए अपनी मर्जी से मोटर बंद कर जाए। क्यों? क्योंकि आप मोटर चला के आए हैं, पीछे को बंदा आए वो अपना गुस्सा निकाले, VFD से मोटर बंद कर दे और आप आए 5 घंटे के बाद और आप कहें जी ये तो VFD भी बंद हुई पड़ी है, पता नहीं किसने ऐसा क्यों किया। तो हम जो सिस्टम करते हैं वो ये है कि आप चाबी लगाएं तो आपका सिस्टम ऑन हो, आप चाबी से बंद करें तो आपका सिस्टम बंद हो जाए। आपकी इजाजत के बगैर कोई सिस्टम बंद ना करे और आप ही की इजाजत के बगैर कोई बंदा चलाए भी ना। एक जगह आपको जरूरत ही नहीं है पानी देने की, आपने कोई गंदुम है या चावल है या कुछ भी है, आपने गड्ढे बना के रखे हुए हैं और कोई बंदा पीछे से पानी चला दे। तो बहुत से सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें हम चाहते हैं कि मोटर चले भी ना, और बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चाहते हैं हमारी मर्जी के अलावा बंद ना हो। तो ये तरीक़ेकार होता है जिसकी वजह से आप जो है वो अलहदा से स्विच लगाएं और चाबी वाला स्विच लगाएं ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब इसके लिए अक्सर औकात क्या होता है, सामान बहुत ज़्यादा होता है और लोग कम पैसों के चक्करों में छोटी गाड़ी करवाने की बात करते हैं। छोटी गाड़ी में डेफिनेटली जंप ज़्यादा लगेंगे और उससे नुकसान का खदशा ज़्यादा हो सकता है। सो यहाँ पे सिंपल सी यही बात कहूँगा कि आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप सही मजबूत गाड़ी और बड़ी गाड़ी का इंतखाब करें ताकि जिसमें जंप कम से कम लगें और आपको जो है किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब मैं लास्ट में सबसे मेन पॉइंट की बात करूंगा, वो पॉइंट है इंस्टॉलेशन। आपने अच्छा सामान ले लिया, चाहे उसमें सोलर पैनल स्टैंड सब कुछ अच्छा ले लिया, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन ली, यानी आपने सामान सही तरीके से साइट पे पहुंचा लिया। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की, उस चीज को प्रॉपर कनेक्शन करने की। होता क्या है कि सारा सामान लोग ले लेंगे, फिर बाद में कहेंगे हमारे इलाके में अपना एक बंदा है वो काम कर लेता है। फिर जब वो सिस्टम लगाते हैं पता लगता है कि वो सोलर पैनल के कनेक्टर काट काट के जोड़ लगा रहा है, वारंटी के ज़ाया कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, 8, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 30 लाख का अगर सामान खरीद रहे हैं और अगर आपको 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार इंस्टॉलेशन का देना पड़े तो उसमें बिल्कुल भी आप टेंशन ना लिया करें। पाकिस्तान में किसी भी अच्छी कंपनी से, नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनसे किसी से भी लगवाएं, आप हमसे लगवाएं, किसी भी कंपनी से लगवाएं, लेकिन इंस्टॉलेशन आप कंपनी के बंदे से करवाएं। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे मेजर फायदा ये होगा, एक तो जिस कंपनी से आप सामान खरीद रहे हैं उसी कंपनी का बंदा जब इंस्टॉल करेगा तो अगर मौके पे किसी प्रोडक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो फौरी तौर पे वो देख लेगा और वो उसको सॉल्व कर देगा या उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा या रिपेयर कर देगा, जो भी हो सकेगा वो कर लेगा। दूसरे नंबर पे जब कंपनी का बंदा इंस्टॉलेशन करेगा तो आपको फॉल्ट रेशो आफ्टर इंस्टॉलेशन मिनिमम देखने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ये बताता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट हम लगा के आते हैं मैं टीम को यही बात सजेस्ट करता हूं कि इंस्टॉलेशन के टाइम आप अपना मैक्सिमम टाइम वहां पे दें, क्योंकि इंस्टॉलेशन में जितनी अच्छी तरजीह आप देंगे सिस्टम पे, इसका मतलब ये है कि 4-5 साल तक, 2-3 साल तक आपको बिल्कुल भी एक मर्तबा भी नहीं जाना पड़ना आपको सिस्टम के रिपेयरिंग फॉल्ट के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको कहूँगा, इंस्टॉलेशन किसी अच्छे इंस्टॉलर से कराएं। इसका फ़ायदा ये होगा, शुरू में तो नुकसान है कि ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, फ़ायदा ये होगा कि आपको इंस्टॉलेशन के बाद फॉल्ट रेशो कम से कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, नॉर्मली इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता या इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा जाता। इंस्टॉल होने के बाद उसकी सर्विस, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। एक तो ये कि जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं आप उसके साथ एनुअल सर्विस प्लान, एनुअल सर्विस एग्रीमेंट आप उस कंपनी के साथ करें कि मैं आपसे सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ,
आपने मुझे इसकी सर्विस देनी है 1 साल या जितने भी साल आप उससे एग्रीमेंट करना चाहें कर लें। नॉर्मली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 1 साल का सर्विस एग्रीमेंट के जो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं वो टोटल कास्ट का 10% से 20% है। यानी आपकी 100 रुपए की चीज है तो आपको सर्विस चार्जेस जो है वो 10 रुपए से 15 रुपए तक देने पड़ जाते हैं। अब इसमें चाहे साल में 1 मरतबा भी फॉल्ट ना आए, साल में 20 मरतबा फॉल्ट आए, तो वो कंपनी आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सर्विस प्रोवाइड करने से मुराद ये होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आया है, अगर वो फोन पे हल होने वाला है तो वो आपको फोन पे हल करवा देंगे। जस्ट एग्जांपल फर्ज किया, अक्सर अभी ये रिसेंटली एक हमारे प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम देखने को मिला। वो ये प्रॉब्लम था कि सिस्टम कस्टमर कहता है कि मैं VFD को ऑन करता हूं, VFD 50Hz तक जाती है, ऑन होती है, सब कुछ नॉर्मल है, मोटर नहीं चल रही। तो मेरी तो मेन प्रोडक्ट मोटर है ना, तो मोटर चलेगी तो मेरा सिस्टम चलेगा। तो हमने उसे कहा ठीक है, आप जो है वो एक मरतबा वीडियो कॉल करें या व्हाट्सएप करें, या वीडियो कॉल नहीं भी है तो एक मरतबा फोन पे हमारे जो है वो आप हमारे साथ जो है वो बात करें। अब चूंकि अगर उनका सर्विस एग्रीमेंट होता तब भी फोन पे एक मरतबा बात करके सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि मैंने प्रीपेयर होके जाना तो किस हिसाब से जाना है। तो हमने उन्हें कहा ठीक है आप डीपी बॉक्स ओपन करें। उन्होंने डीपी बॉक्स ओपन किया तो हमने उन्हें कहा कि बताएं इनमें कौन कौन सा ब्रेकर ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो उन्होंने बताया कि जी जो मोटर वाला ब्रेकर है वो नीचे है। तो नॉर्मली जैसे घरों में हम पंखे लाइटें चलाते हैं तो नीचे ऑन होता है, ऊपर ऑफ होता है, लेकिन जो ब्रेकर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ऑन होते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि इस ब्रेकर को सिर्फ आप ऊपर करें, पहले VFD बंद करें। उन्होंने कहा हमने बंद कर दी। फिर हमने कहा आप इसको ऑन करें, इस ब्रेकर को ऑन करें। जब उन्होंने ऑन किया, चलाया तो सब कुछ चल गया। तो ये कुछ पॉइंट्स से मैंने कोशिश की कि जो मैक्सिमम हो सकता था मैं आपको बता सकूं। तो अगर कोई चीज रह गई है, कोई ऐसा पॉइंट रह गया जो मैं नहीं बता सका, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।